हाँ जी, हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैग्नेटिज्म के एक अगले लेक्चर में, जहाँ आज हम कर रहे होंगे मैग्नेटिज्म को ख़त्म। ठीक है भाई साहब। तो एक बार मुझे बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ। अरे यार, कमेंट करते नहीं तुम। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक बार मुझे बताना या फिर नहीं बताना, चलो ठीक है, अलग बात है। लेकिन फिलहाल आपका कैसा सिलेबस चल रहा है, सिलेबस कहाँ तक चल रहा है, वही सब ठीक है। जो भी मेरे भाई पीछे है, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक वाले जो भी लेटर इंटर वाले जो एग्ज़ाम देने वाले भाई साहब, समय कम है, इसीलिए आपका सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, आप पीछे से जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ये सारा का सारा चीज़ देख के आओ। ठीक है भाई। फिर उसके बाद यहाँ हम चलेंगे एक सिरे से, एक तरीके से चलेंगे। सुबह 11 बजे से मेरे भाई क्लास चल रही है, आप सभी को पता है। ये सुबह 11 बजे से क्लास आपके पास आने लगती है। ठीक है। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ठीक है भाई, ये आपके पास एक न्यू बैच है मेरे भाई, पॉलिटेक्निक एली लेटरल एंट्री वाले भाई सब 2025 वाले के लिए। ठीक है, जिसमें आपको मैथ्स भी मिल रहा है, फिजिक्स भी मिल रहा है मेरे भाई। कोई भी ऐसा चैनल ना होगा आपको मिले जिसमें इसे बेतुके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पढ़ाया जाओ भाई। ठीक है। आखिरकार एक दिन ऐसा आएगा कि एक प्लेलिस्ट बनेगा बढ़िया सा। ठीक है, उसमें बढ़िया बढ़िया सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ाया आप सभी के लिए, वो फ्री ही रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है भाई। तो बस आप सभी का एक सपोर्ट चाहिए होगा कि आप इसको शेयर करो, जितना भी हो सके उतना करो, और सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि लिमिट हो गया है। ठीक है, कम से कम 500 सब्सक्राइबर चाहिए हमें। ठीक है, तभी तो मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा यार। ठीक है, चलो बढ़िया है मेरे भाई। मैं बात कर लेता हूँ आपसे थोड़ा सा आगे। तो ये रहा अपना फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, अभी चल रहा अपना मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म है भाई साहब। चलो आगे चलते हैं। ये मैथ्स है अपना, ट्रिग्नोमेट्री का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मेरे भाई किसके बारे में। तो अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिज्म के बारे में देखो क्या है। हमने पढ़ रखा था भाई साहब कि मैग्नेटिज्म के बारे में हमने कुछ कुछ पढ़ रखा था। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैग्नेटिज्म में हमने क्या क्या पढ़ रखा था, तो आप बोलोगे कि मैग्नेटिज्म में मेरे भाई हमने पढ़ रखा कि यार मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमने पढ़ रखा था। मैग्नेटिक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में हमने पढ़ रखा था। ठीक है, परमिएबिलिटी ये हमने पूरा कंप्लीट करा था और हमारे पास स्लाइड ख़त्म हो चुकी है। ठीक है भाई। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। कहाँ से स्टार्ट करूँगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, आखिरकार ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, देखो भाई साहब। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप सभी के सामने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेरे भाई, इसको साई से लिखा जाता है, साई बोला जाता है। कहीं कभी इसको चाई, साई कुछ भी बोल दिया जाता है। ठीक है, साई है। ठीक है, इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है। ये होता है क्या है भाई, ये साई का मतलब क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? मैंने हेडिंग तो दे दी है आप सभी के सामने, लेकिन आप सब कंफ्यूज कि भाई साहब आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, जिसने भी बोला कल क्लास 12 पढ़ा होगा, ठीक है मेरे भाई, जिन्होंने भी क्लास 12 पढ़ा होगा उनको थोड़ा थोड़ा पता होगा कि यार ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है क्या, इस चिड़िया का नाम किस चिड़िया का नाम है भाई। तो एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा मैं इसको बढ़िया कर दूँ। ठीक है, चलो ठीक है। मैग्नेटिक सब्जेक्ट, एक बात मुझे बताओ कि यार जब तुमने मैग्नेटिक परमेबिलिटी पढ़ा तो तुमने ये नहीं पूछा कि यार मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता क्या है। अभी तुम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछ रहे हो, पूछते तो तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसे कहा जाता है, यानी कि ये एक तरीके का गुण है भाई साहब, पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सके। ठीक है, किसी भी पदार्थ को कितनी आसानी से क्या किया जा सके, चुंबकित किया जा सके, उसी को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब अगर कोई भी पदार्थ तुम्हारे सामने है, ठीक है, तुम्हारे सामने नहीं, ठीक है, कोई भी पदार्थ उसको कितने आसानी से तुम मैग्नेटाइज कर सकते हो, ये उसकी एक प्रॉपर्टी कहलाती है, उसका नाम होता है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? अच्छा, इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो साई एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जहाँ अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट फॉर्मूला की बात, तो साई एम बराबर होता है मेरे भाई B/H। ठीक है, B/H। या फिर कहीं कहीं आपको क्या मिलता है
कहीं कहीं आपको यही चीज़ मिलता है, साई एम बराबर आई बाई एच। ठीक है, ये दोनों के दोनों फार्मूले हैं भाई सब। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, फार्मूले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो फार्मूले हैं साई के। ठीक है, साई एम बराबर बी बाई एच। ठीक है, और साई एम बराबर आई बाई एच। ठीक है, मेरे भाई एक बात बताओ, ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दोनों ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो एक बात बताओ, क्या इसका कोई यूनिट होगा? तुम बोलोगे नहीं यार, कोई यूनिट नहीं होगा। नो यूनिट है, नो यूनिट एंड डायमेंशन। इसके पास मेरे भाई कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, पहली बात। ठीक है, अच्छा, इसके पास ना तो कोई यूनिट है, ना दूसरा डायमेंशन कोई है। ठीक है, दूसरा एक रिलेशन होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी में। रिलेशन देखो, यहाँ देखो, एक पॉइंट लिख लो और लिख लो इसको रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, और एंड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है भाई, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, आगे लिख लेना। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम किससे डिनोट करते थे? तो मेरे भाई आपको पता है म्यू आर से, और ससेप्टिबिलिटी को साई एम से। ठीक है, डिनोट करते। तो इसमें क्या रिलेशन होता है मेरे भाई? एक रिलेशन होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस का साई एम। ठीक है, साई एम, समझ में आया भाई? एक रिलेशन होता है। और मेरे भाई एक बार मैं तुमको बता दूं, ये एज इट इज़ डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, इस पर एक सवाल पूछा हुआ था, न्यूमेरिकल था भाई। न्यूमेरिकल, मुझे वो न्यूमेरिकल याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि मेरे भाई यहाँ से एक न्यूमेरिकल एयरफोर्स में पूछा हुआ है। ठीक है, एयरफोर्स में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है भाई, ये इस रिलेशन से एक सवाल पूछा गया था कि परमिएबिलिटी दे के तुमसे ससेप्टिबिलिटी पूछ लेता है, या फिर ससेप्टिबिलिटी दे के तुमसे परमिएबिलिटी पूछ लेता है। ठीक है, अगर परमिएबिलिटी बराबर 1 प्लस साई एम है, यानी 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैटर है, तो अगर आपसे ससेप्टिबिलिटी पूछता है तो म्यू आर -1 हो जाएगा, है ना? ऐसा रिलेशन पूछ लेता है आपसे प्लस माइनस वाला। ठीक है, याद रखना, म्यू आर बराबर यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बराबर होता है 1 प्लस साई एम के, यानी 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैटर के। ठीक है भाई, समझ में आया? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको समझ में आ गया, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन समझ में आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे आओ और मेरे साथ थोड़ा सा इस पे चलो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है मेरे भाई? ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये मेरे भाई वही चीज़ है जो तुमने पहले ही पढ़ रखा है मेरे भाई। अगर मैं इसको ऐसे ना बोल के, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ना बोल के, अगर मैं तुमसे पूछता है कि यार मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो तुम पटा से बता देते। ठीक वही तरीके का है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जैसे आप तुम पढ़ते आ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तुमने पढ़ा कि मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेट का इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, उसी तरीके से। तो अगर मैं बोलूँ कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो मेरे भाई इसका डेफिनेशन उसी तरीके से होगा कि अगर किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी मैग्नेटिक बॉडी को अगर ला के रखते हो तो वो एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो उसी को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं मेरे भाई। इसको ना एम आई से डिनोट किया जाता है, आपको याद रखना, आई से डिनोट किया जाता है, जहाँ आई बराबर कैपिटल एम अपॉन वी होता है। ठीक है, कैपिटल एम अपॉन वी होता है। अब ये तुम पूछोगे कि यार ये एम जो है वो क्या है, तो मैं तुमको पहले बता दूं कि तुम इसका फॉर्मूला बोलोगे एम बाई वी। ठीक है, अब ये तुम पूछोगे कि यार ये एम क्या है, तो मैं बोलूँगा ये जो एम है ना, वो एम इंटू 2L है। यानी आपके मेरे कहने का मतलब है कि ये मेरे भाई डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मोमेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक, और मैं आपसे पूछूं कि यार ये वी क्या है, तो आप बोलोगे यार वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही कि एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और वी क्या है, वॉल्यूम। ठीक है भाई, समझ में आया? अच्छा,
दूसरी बात, अगर मैं इससे पूछूं कि क्या आप तुम इससे इसका डायमेंशन और यूनिट बता सकते हो, तो आई का डायमेंशन और यूनिट बताओगे तो हम इसको एम इंटू ट्वेल्व लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एम के जगह हम एम इंटू ट्वेल्व लिख दे रहे, और वी के जगह वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख दें, एरिया इंटू लेंथ लिख दें, तो कोई दिक्कत होगा? तुम बोलोगे नहीं यार कोई दिक्कत ही नहीं। लेंथ को 12 मैंने इसलिए माना है क्योंकि ऊपर भी लेंथ मैंने 12 ही लिया है, ठीक है, अभी घबराने वाली बात नहीं है भाई। एक बात बताओ, एरिया में अगर लेंथ का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मेरे भाई, क्या क्या एक बात बताओ, एरिया में अगर लेंथ का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या ये वॉल्यूम के बराबर नहीं आता? बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। तो क्या मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर मैंने ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में लेंथ को 12 लिया है तो क्या मैं नीचे भी वॉल्यूम में लेंथ को 12 ले सकता हूँ? तुम बोलोगे एकदम सही यार, क्योंकि एरिया में हम लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वॉल्यूम आएगा भाई, है कि नहीं, वॉल्यूम आएगा। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि मेरे भाई आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में अगर मैं बात करूँ नीचे हो जाएगा क्या, मीटर क्यूब। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि नीचे तो वॉल्यूम है और वॉल्यूम का इससे यूनिट होता है मीटर क्यूब, और ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, क्या 1 मीटर से 1 मीटर को हटा दूँ तो क्या आप बोलोगे कि एम्पियर अपॉन मीटर नहीं आ जाएगा? तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि आई जो है क्या ये एम्पियर अपॉन मीटर के बराबर है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ये एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट होगा एम्पियर अपॉन मीटर। और अगर मैं इसका डायमेंशन तुमसे पूछ लूँ, डायमेंशन पूछ लूँ भाई, तो तुम क्या बोलोगे, L-1 और A1। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? तुम बोलोगे नहीं यार सब चीज़ समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इसका जो भाई साहब इसके बराबर जो भी है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कभी अब इसके जो इसका जो यूनिट है एम्पियर पर मीटर, इस सेम यूनिट होता है मेरे भाई एच का, ठीक है, एच का और आई का, ठीक है, सेम यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई आई और एच दोनों का ही जो वैल्यू है, सॉरी ऐसे यूनिट है, दोनों का ही क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अच्छा, ये जो एच है मेरे भाई ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था आई, और एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। जरा मैं इसके बारे में भी बात कर लूँ, इस एच के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ आपसे, तो आप बोलोगे कि अगर मैं बोलूँ कि यार ये जो एच था ना वो एच है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिखा जा सकता है, एच बराबर मैं बोलूँ कि बी अपॉन म्यू नॉट, बी अपॉन म्यू नॉट, ये होता है मेरे भाई इसके लिए फॉर्मूला, बी अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, बी अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। ये बी क्या है, तुम बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक क्या है, फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये म्यू नॉट क्या है, तुम बोलोगे ये तो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमिएबिलिटी का जो रेशियो होता है वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। बोलो, तो इसका जो होगा क्या बोलते हैं उसका यूनिट जो होगा, यूनिट ये भी होगा एम्पियर अपॉन किसके बराबर, मीटर के बराबर। इसका यूनिट होगा L-1 और A1, यानी कि सेम एज अ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की तरह देख लो। देखो यही इसका क्या होता है, सेम टू सेम इसका भी यूनिट वही होता है भाई। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, एक बार बोल दो हाँ। तो इतनी बात अगर समझ में आएगी तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद हम चलते हैं अच्छा, तुमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को हम बोल देते कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पर मेरे भाई दो पोलर स्ट्रेंथों के बीच लगने वाला, दो पोलों के बीच लगने वाला बल को हम बोल देंगे भाई साहब क्या, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो आप हेडिंग डालो क्या, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। चलो
देखो ज़रा क्या है भाई सब ये, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, बढ़िया भाई। चलो कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कि मेरे भाई दो चार्जों के बीच लगने वाले बल को कूलम्ब्स लॉ में हम डिफाइन कर रहे थे। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि जो चार्ज होगा ना मेरे भाई, चार्ज एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के, ठीक है। अब ये m1 m2 क्या है, तो तुम बोलोगे यार ये पोलर स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्या है, पोलर स्ट्रेंथ है, ठीक है भाई, पोलर स्ट्रेंथ है, ध्यान रखना m1 m2 दोनों का दोनों पोलर स्ट्रेंथ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों पोलर स्ट्रेंथों के बीच के दूरी के वर्ग के उल्टे समानुपाती के बराबर होता है, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ के बारे में समझ चुके हो, अगर इस चीज़ के बारे में तुम समझ गए, तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं इसको थोड़ा सा आगे करके अगर लिखूँ तो तुम क्या ये नहीं बोल सकते कि मेरे भाई एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, बोलो, बोल सकते हो। अच्छा, जैसे ही तुम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो एक कांस्टेंट बाहर आता है k, और m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बोलते हो, बोलो कोई दिक्कत। तो क्या मैं इसे बढ़ा के ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे भाई एफ बराबर k m1 और m2 अपॉन ये जो होगा आर स्क्वायर होगा। यानी मेरे कहने का मतलब फॉर्मूला जो आपके पास आएगा वो कुछ ऐसा ऐसा आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे भाई इसमें जो m1 और m2 है, तुम बोलोगे क्या है, पोलर स्ट्रेंथ है, और r क्या है, दूरी है, f क्या है, चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है, k क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट k का जो मान होता है ना मेरे भाई, नोट करके लिख लेना, इसमें नोट करके कि k का जो वैल्यू होता है मेरे भाई 10⁻⁻, सॉरी, कितना होता है, तुम बोलोगे 4 पाई, ठीक है, कितना होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई के बराबर होता है। और अगर मैं इसका बोलूँ, इसका वैल्यू कितना, तुम बोलोगे -10⁻⁻7, ठीक है, 10 की पावर कितना होता है, -7। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यार एफ का जो वैल्यू है, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ म्यू नॉट अपन 4 पाई, देखो देखो कैसे लिखूँगा, एफ बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई, ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये जो फॉर्मूला है इसका वास्तविक वाला फॉर्मूला है, ठीक है भाई, समझ में आया मेरी बात। ये जो फॉर्मूला है एफ बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका जो है वास्तविकता वाला फॉर्मूला है, ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैं इसका यूनिट और डायमेंशन लिखना चाहूँ तो क्या तुम मुझे बताओगे, तुम बोलो बताओगे क्या। तो चलो यहाँ से तुम मुझे एक बता दो इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में, ठीक है। तो एफ यानी कि कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, यहाँ से अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इसका यूनिट क्या होगा, एफ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, तुम बोलोगे m1 m2 क्या है, पोलर स्ट्रेंथ है, ठीक है, यानी m1 m2 पोलर स्ट्रेंथ है, यानी पोलर स्ट्रेंथ का इससे यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, लेकिन दो पोलर स्ट्रेंथ है इसीलिए इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, अब वो नीचे मीटर स्क्वायर कर दूंगा, बोलो कोई दिक्कत। यानी एफ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर, इससे मैं इसको उड़ा दूँ, यानी एफ का वैल्यू एम्पियर स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मेरे भाई ये जो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये तो मैं क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के भी बराबर होता है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके लिए, ठीक है, यहाँ से अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो म्यू0/4 पाई, अगर इस पर मैं कुछ तुमको न्यूमेरिकल दूँ तो तुम इसको बना पाओगे क्या, बोलो क्या बना पाओगे। तो क्या मेरे भाई एम्पियर का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपन मीटर स्क्वायर है, तो क्या इसका एक अलग ऐसा फॉर्मूला आता है एफ बराबर एम्पियर स्क्वायर, कभी ऐसा आ सकता है क्या, नहीं ना आएगा यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ, तो मैं अपने से ही बना दिया, हालांकि ऐसा कुछ होने से रहा, ऐसा नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है भाई। फोर्स का जो यूनिट है मेरे भाई, कभी ऐसा हो सकता है कि एम्पियर स्क्वायर आ जाए भाई, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो भाई चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक बात बताओ मुझे कि अगर मेरे भाई किसी भी बार मैग्नेट के बारे में अगर तुमसे बात करूँ थोड़ा सा, किसी भी बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जैसे देखो, अगर ये तुम्हारे पास कोई बार मैग्नेट है, ठीक है,
ये कोई तुम्हारे पास बार मैग्नेट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे भाई ये है बार मैग्नेट, ठीक है, यानी हिंदी में नाल चुंबक, बार मैग्नेट, ठीक है। तो तुम मुझे क्या बताओ कि इसका तो कुछ कोई ना कोई तो एक्सिस होगा ही होगा, बोलो कोई दिक्कत। अगर मैं बोलूँ कि ये इसका अगर एक्सिस है, ठीक है, ये अगर इसका एक्सिस है तो इसका कहीं ना कहीं इक्वेटर भी होगा भाई, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इस एक्सिस पर इस बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा एट एक्सियल पॉइंट, तो तुम बोलोगे एट एक्सियल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इन अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट कितना होगा, तो तुम बोलोगे मेरे भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अरे यार देखो 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 क्या हो रहा भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट, ठीक है, ड्यू टू बार मैग्नेट, ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तुम बोलोगे मेरे भाई एक्सियल पॉइंट पर जो होगा वो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, एम 2m अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ज़रा देख लो इसको, थोड़ा सा मैं मिटा दूँ तो तुम बोलोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ठीक है भाई, समझ में आया, 2m/r क्यूब, ठीक है। यार इस m को ना मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख दूँ, क्या होगा 2m/r क्यूब, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या, 2km/r क्यूब, कुछ रिलेट हो रहा है मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, वहाँ पर होता था 2kp/r क्यूब, यहाँ होता है 2km/r क्यूब, वहाँ पर p जो होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, यहाँ पर m जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। कुछ अंतर नहीं है, बस इससे रिलेट कर लेना है आपको। ये तो मेरे भाई एक्सियल पॉइंट पर हो गया। अच्छा अगर आप पूछो कि मेरे भाई बताओ इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट फिर इक्वेटोरियल एक्सिस पर, तो तुम बोलोगे यार ये जो होता है बी बराबर, तुम बोलोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, km/r क्यूब, ठीक है, km/r क्यूब। यानी मेरे कहने का क्या मतलब है तुम्हारे लिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ से तुमको कुछ बता रहा, देखो क्या मैं बताने वाला कि मेरे भाई एक बात मुझे बताओ कि बी एट एक्सिस और बी इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन बन रहा है, तो तुम बोलोगे कि जो बी एक्सिस है वो 2 × बी इक्वेटोरियल के बराबर है। यानी मैं यहाँ से बोलूँ कि बी एक्सिस अपन बी इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड का जो अनुपात है तुम बोलोगे 2:1 है, ठीक है, 2:1 के अनुपात के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई तुम्हारे पास दिक्कत नहीं ही होना चाहिए भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार बोल दो क्या, एक बार बोल दो हाँ, ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आ गई मेरी बात। चलो इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम चलते हैं कि यार अगर तुम्हारे पास, ठीक है, अरे भाई रुक जा यार, चलो अगर मेरे भाई तुम्हारे पास कमरिया दर्द करे हो, देखो यार, चलो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यार किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, किसी बार मैग्नेट को टू टांग दो, उल्टा टांग दो, अरे यार ये क्या हो रहा है? किसी भी बार मैग्नेट को क्या कर दो, अरे यार हट जा, हट 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 जा, देखो क्या कर दो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को क्या कर दो, सस्पेंड कर दो, यानी कि मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना है तुमको, इस बार मैग्नेट को, अभी मेरे पास 3D बोर्ड नहीं है वरना इसको पकड़ के ऐसे ऐसे नचा के तुम्हें बताता, ठीक है, क्या होता है कि किसी भी बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हो ना तो उस पर मेरे भाई क्या लगता है पता है, टॉर्क लगता है। पहली बात यहाँ से एक सवाल मेरे भाई लिखना कि अगर
किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, ठीक है, किस में डालोगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। देखो बड़ी मस्त पॉइंट पॉइंट बनाओ, पॉइंट टू बी नोटेड मेरे भाई। अगर किसी बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, इज, अरे यार, इज सस्पेंडेड, ठीक है, इट्स सस्पेंडेड, इज सस्पेंडेड, बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको उल्टा टांग दिया फील्ड, देन देन इट एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करता है मेरे भाई, टॉर्क, ठीक है, एक टॉर्क का अनुभव करता है। अच्छा, ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था। अगर मैं तुमसे बोलूँ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कि मेरे भाई अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा मेरे भाई, क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो एक्सपीरियंस जो करेगा वो करेगा टॉर्क, टॉर्क के साथ साथ अगर तुमसे मैं बात कर लो थोड़ा सा, ठीक है, देखो टॉर्क भी फील करेगा, उसके साथ साथ फोर्स भी फील करेगा, ठीक है, एक फोर्स भी लगता है और दूसरा टॉर्क भी लगता है, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट है मेरे भाई, थ्योरी का सवाल बनता है, याद रखना। कितने बार मेरे भाई एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ दिया यार, तुम क्या ही बात कर रहे हो मेरे से, ठीक है, कितने बार पूछा यार, किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो क्या उस पर क्या क्या लगता है, बल लगता है, बल लगता है, टॉर्क लगता है, या फिर बल घूर्ण लगता है, टॉर्क नहीं सॉरी बल नहीं लगता है, ऐसे ऐसे करके तुमसे सवाल पूछा। थ्योरी के सवाल बड़ी खतरनाक होते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ये डिटेल क्लियर कर दिया कि बार मैग्नेट को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो मेरे भाई टॉर्क सिर्फ महसूस करेगा, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वहाँ पर क्या होगा, टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी वो महसूस करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम इस सस्पेंडेड कर क्या बोलते हैं बार मैग्नेट को कहीं इस मैग्नेटिक यूनिफॉर्म इस बार मैग्नेट को क्या करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो, एज्यूम, तो इस पर एक टॉर्क लगता है, जैसे कि मैंने आपको एक थ्योरी भी लिखवाया, टॉर्क लगता है। वो जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क, उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, और टाउ बराबर क्या होता है मेरे भाई, तुम बोलोगे एम बी साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एम बी साइन थीटा, ठीक है, एम बी क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो बढ़िया बात, टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या मेरे भाई इस टॉर्क थीटा पर डिपेंड करता, बोलो कि हाँ भाई सब थीटा पर डिपेंड करेगा। अगर थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, ठीक है, एक बात। दूसरा बात, थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तीसरा बात, थीटा बराबर 180 डिग्री हो। तो इससे कंडीशन पर क्या होगा, अगर थीटा बराबर 0 है तो टाउ 0 होगा भाई। अगर थीटा बराबर 90 है तो टाउ मैक्सिमम होगा। टाउ क्या होगा भाई, टाउ होगा मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम यानी कि टॉर्क मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, थीटा बराबर 180 डिग्री है तो तुम क्या बोलोगे, तो टाउ यहाँ पर मिनिमम लगेगा, यानी यहाँ पर भी तो 0 ही हो जाएगा। तो 180 का कोई लेना देना था नहीं, हटा दो 180 को, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर हम 2 सवाल हमने देखा यहाँ से, वो 2 सवाल क्या है, थीटा बराबर 0 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, और थीटा बराबर 0 डिग्री पर क्या होता है मेरे भाई, टॉर्क मिनिमम होता है। समझ में आई मेरी बात, बोलो एक बार हाँ, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो किसी भी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक टॉर्क का अनुभव करता है। वो टॉर्क क्या क्या होता है, तो टॉर्क एम बी साइन थीटा होता है, और थीटा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री कहने का मतलब टाउ मिनिमम होगा, और थीटा अगर 90 डिग्री पर है तो कहने का मतलब टॉर्क लगने वाला जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी एम बी होगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलो यहाँ तक तो तुम समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब इसी 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 बार मैग्नेट पर, ठीक है, इस बार मैग्नेट को घुमाने के लिए ना, उस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने के लिए एक कार्य करना पड़ता है, एक वर्क करना पड़ता है, ठीक है, वर्क करना पड़ता है। उस वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना मेरे भाई, वो क्या होता है, एम बी इंटू, ठीक है, एम बी इंटू, यार ये क्या लिख रहा है, उस जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये जो तुम्हारे पास बार मैग्नेट था, मैं इस पर लिख दूँ क्या, बार मैग्नेट लो लिख दे रहा,
ये बार मैग्नेट है, ठीक है, क्या है, बार मैग्नेट, ऐसा एज्यूम करा हमने, ठीक है भाई, बार मैग्नेट है, ठीक है। 3D बोर्ड रहता ना बढ़िया मज़ा आता है यार, ठीक है। अच्छा, इसी बार मैग्नेट को मैं क्या कर दे रहा, इधर लेके आ जा रहा है, ठीक है। देखो इस बार मैग्नेट को मैंने क्या कर दिया, इधर लेके आया बार मैग्नेट। अभी तक ये कहा था, इस पर सिर्फ टॉर्क लग रहा था। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इस बार मैग्नेट को जब तुम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हो, अगर घुमाओगे तो उस पर तो कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है, डब्लू कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डब्लू कार्य करने, घुमाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो डब्लू बराबर एम बी इंटू कॉस थीटा वन, ठीक है, कॉस थीटा वन माइनस का कॉस थीटा टू, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है भाई सब, एम बी इंटू कॉस थीटा वन माइनस का कॉस। कभी कभी ये फॉर्मूला ऐसे आता है, डब्लू बराबर एम बी इंटू वन माइनस का कॉस थीटा, वन माइनस का कॉस थीटा, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो, ये तुमको समझ में आना चाहिए कि यार इसका फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बाहर मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के लिए उसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री है, तो डब्लू क्या होगा, डब्लू होगा मेरे भाई एम बी इंटू वन माइनस को, वन माइनस वन जीरो, यानी कि डब्लू भी हो जाएगा जीरो, यानी वर्क डन जीरो हो जाएगा, थीटा बराबर जीरो। अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई थीटा 90 डिग्री है, तो तुम क्या बोलोगे, डब्लू बराबर, अगर यहाँ 90 रखते हो तो ये हो जाएगा जीरो, यानी एम बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर मेरे भाई थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो तुम क्या बोलोगे, डब्लू बराबर 180 डिग्री का बोलो तो माइनस वन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन, यानी 2 MB, 2 MB, यानी मैक्सिमम कहाँ होगा मेरे भाई वर्क डन, तुम बोलोगे मैक्सिमम वर्क डन 180 डिग्री पर रहा होगा, ठीक है। कहाँ रहा होगा, तुम बोलोगे 180 डिग्री पे रहेगा। मैक्सिमम वर्क डन कहाँ होगा, 180 डिग्री पर होगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, मैक्सिमम वर्क डन कहाँ होगा, 180 डिग्री पर मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है, ठीक है। समझ में आया कि कैसे कैसे किया जाता है, इस पर भी सवाल है भाई सब, लेकिन वो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आपको, थम जाओ थोड़ी देर और, ठीक है, कुछ देर और रुक जाओ, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होगा ना, तो मैंने, क्योंकि अभी थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, इसको कवर करने में अपने पास टाइम लगेगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना मेरे भाई, ठीक है। तो ये अपना 12 मैग्नेट, ठीक है। डब्ल्यू बराबर एम बी कोशिटा माइनस कोशिटा टू, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, वर्क डन के लिए, ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा, ऐसे ही मेरे पास एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, तुम्हें भी पता है भाई किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है पी वो होता है माइनस का एम बी, माइनस का एम बी कॉस थीटा होता है, ठीक है, माइनस का एम बी क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। या फिर इसको हम यू से भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी, वो भी होता है माइनस का एम बी कॉस थीटा। तो तुम कंफ्यूज मत करना, मैंने दोनों ही तरीका आपको क्या कर दिया, बता दिया, दोनों ही तरीका से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है भाई। तो आप कंफ्यूज मत करियो, ठीक है भाई। एम बी कॉस थीटा यानी पी से भी और यू से भी डिनोट किया जाता है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई अगर थीटा 0 डिग्री है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तुम बताओ। अगर 0 डिग्री है तो ये माइनस का एम बी हो जाएगा, तो तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0 डिग्री है तो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो तुम बोलोगे पी बराबर कितना आएगा, तुम बोलोगे भाई पी बराबर जीरो आ जाएगा, ठीक है, यानी जीरो। अगर मैं बोलूँ कि थीटा बराबर, ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि थीटा बराबर, पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ क्या, अरे यार ये दोनों एक साथ हो जा, ठीक है, और इस गैर दरा भाई सब रुक जा, ठीक है, और इसको इधर ले आ, और बढ़िया है, चल बढ़िया। और ये थीटा बराबर 90 डिग्री पर पी ई जीरो हो जाएगा। अच्छा, थीटा बराबर, एक बात बताओ मुझे, थीटा बराबर अगर 180 डिग्री हो जाए तब क्या बोलोगे, पी ई बराबर क्या होगा, पी ई बराबर होगा मेरे भाई माइनस का एम बी प्लस का एम बी हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 180 डिग्री का बोलो माइनस वन, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन, यानी कि एम बी प्लस का आएगा, समझ में आया, प्लस का आएगा, यानी कि मैक्सिमम होगा 180 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तुम बोलोगे मैक्सिमम होगा। 180 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तुम बोलोगे मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्या बोलोगे, मैक्सिमम होगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा, 180 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, और नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। और
देखते हैं किसके बारे में, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्या है गॉस लॉ मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ के बारे में क्या पढ़ना है हमको? कुछ नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है, कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। जैसे वहाँ पे होता था, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जितने भी विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, वो क्लोज इंटीग्रल होते हैं 1/ε0, यानी कि समेशन ऑफ 1/ε0 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर होते हैं मेरे भाई, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस वो जीरो होते हैं, ठीक है, बीट डॉट डी एस क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं, ठीक है। यही है अपने गॉस लॉ के बारे में, यानी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। थ्रू एनी क्लोज सरफेस नेट मैग्नेटिक फील्ड passes through any closed सरफेस इज ऑलवेज जीरो, यानी कि किसी भी बंद सतह से पास होने वाले जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसका क्लोज इंटीग्रल किसके बराबर होता है, तुम बोलोगे जीरो। और यही अपना गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा मैं तुमको बता दूं कुछ अब चलते हैं मैग्नेटिक सबस्टांस के ऊपर और थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिक पे, ठीक है, अर्थ मैग्नेट पे। तो मेरे भाई अर्थ मैग्नेट के लिए कुछ चीज़ जरूरी होता है आपके, तो कुछ होता है मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में थोड़ा सा जान जाओ कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या है अर्थ के लिए। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, और जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल एक्सिस के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखना, मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस दोनों संपाती नहीं होते, यानी कि एक दूसरे पर कभी भी ये लाइज नहीं करते, ये दूसरे एक दूसरे पर लाइज नहीं करते, ये हमेशा एक दूसरे से 17 डिग्री के एंगल पर क्या करते रहते हैं, झुके हुए रहते हैं, ठीक है, कोण बनाते हैं एक दूसरे से 17 डिग्री के एंगल पर, क्या करते हैं क्या करते हैं एक दूसरे के 17 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे पे क्या करते हैं, लाइज करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस, मेरे भाई इसके लिए थोड़ा सा क्या होता है ना, पता है कि डायग्राम का जरूरी होता है, लेकिन मेरे पास डायग्राम बनाने के लिए कुछ है नहीं जो मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे डायरेक्ट बता दिया कि मैग्नेटिक एक्सिस, हालांकि इससे कोई सवाल पूछता नहीं है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे होता है कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है भाई, डेक्लिनेशन, ठीक है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है, तो तुम बोलोगे कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है ना, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसी को मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल टाइप है, तुम इसको चाहो तो तुम नोट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे मेरे भाई सवाल उतना देखने के लिए आपको नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे ही ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है, तो मेरे भाई याद रखो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्लेन है, ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर बोला जाता है उसको हिंदी में, ठीक है। एक प्लेन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच, मैग्नेटिक मेरिडियन से जो पास करता है, ठीक है, एक प्लेन होता है जो मैग्नेट के एक्सिस से पास करता है, ठीक है, एक प्लेन हो, ठीक है। एंगल ऑफ डिप के बारे में थोड़ा सा समझ लो कि एंगल ऑफ डिप तुमसे पूछता है थोड़ा सा, एंगल ऑफ डिप, ठीक है, एंगल ऑफ डिप के बारे में, ठीक है, एंगल ऑफ डिप, ठीक है भाई, एंगल ऑफ डिप क्या है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप क्या है, तो बोलता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना, और उसके बीच जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच के बना कौन को है, क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, ठीक है। तुमको इससे डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि मेरे भाई पोल पर, अरे यार, पोल पर पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना भाई, पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अरे यार, पोल पर जो एंगल ऑफ डिप का मान होता है यार, पोल पर एंगल ऑफ डिप का मान कितना होता है, पोल पर एंगल ऑफ डिप का मान जो होता है मेरे भाई, पोल पर एंगल ऑफ डिप का जो मान होता है वो कितना होता है, तुम बोलोगे 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये इक्वेटर पर अगर मैं तुमसे पूछ देता इक्वेटर पर, तुम बोलते यार जीरो, ठीक है, 0 डिग्री होता है, ठीक है भाई, समझ में आ रही है मेरी बात। एंगल ऑफ डिप का मान कितना होता है पोल पर, 90 डिग्री, और इक्वेटर पर 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, अर्थ यानी पृथ्वी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको बी एच से लिखा जाता है, ठीक है, जहाँ बी एच बराबर बी कॉस थीटा होता है, बी एच बराबर बी कॉस थीटा, देखो। और अगर मैं बात करूँ कि अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट,
वर्टिकल अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, तुम बोलोगे बी बी, जहाँ बी बी बराबर बी साइन थीटा होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ और इसे मैं इक्वेशन सेकंड मान लूँ, तो तुम क्या बताओगे कि अगर मैं सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ, यानी बी भी बाई बी एच, ठीक है, बी भी बाई बी एच कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से तुम बोलोगे बी साइन थीटा अपन यहाँ से आ जाएगा बी कॉस थीटा के, ठीक है, ई बी से ई बी चल जाएगा, तुम बोलोगे जो आएगा वो टैन थीटा के बराबर आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो तुम्हारे पास वो आएगा वो क्या आएगा कि बी भी बाई बी एच जो होगा वो इसके बराबर होगा, टैन थीटा के बराबर होगा। समझ में आया? बी भी बाई बी एच का वैल्यू कितना होगा, टैन थीटा के बराबर होगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, रिजल्टेंट बी भी बाई बी एच, यानी वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या होता है, तो वो होता है टैन थीटा के बराबर। ठीक है, टैन थीटा। अगर मैं यहाँ से बोलूँ मेरे भाई, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछता है भाई एंगल निकाल लो, एंगल निकालने का सवाल पूछ देगा तुमसे, ठीक है, एंगल निकालने का सवाल पूछ देगा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं पूछूँ कि यार बी बी बराबर तुम्हें क्या बोल सकते हो, तो तुम बोल सकते हो बी एच टैन थीटा के बराबर बोल सकते हो, बोलो कोई दिक्कत। बी भी बराबर बी एच टैन थीटा भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट अगर निकालना हो यानी बी नेट निकालना हो, तो तुम क्या करोगे, बी नेट निकालने के लिए अंडर रूट बी बी का स्क्वायर कर दो और बी एच का भी स्क्वायर कर दो, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का ही स्क्वायर कर देने से तुम्हारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? और मेरे भाई याद रखना, यह एग्ज़ाम में पूछा गया है रिलेशन, और यहाँ से तुमसे नेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पूछा गया है, दोनों के दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल। ठीक है भाई, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई, तो बहुत बेहतरीन तरीके से तुमने यहाँ तक कवर करा। थोड़ा सा और साथ दो हमारा, और आज इस मैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा और साथ दो और देखो मैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक सबस्टांस। अब तुम सब जानते हो कि मेरे भाई मैग्नेटिक सबस्टांस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और है, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है भाई, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये जो जब ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा मैं क्या करूँगा कि मेरे भाई आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा थोड़ा सा, और मैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में मैं, अरे यार ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताते चलता हूँ। ठीक है भाई, देखो पहली बात तो मैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है मेरे भाई, तो भाई बात से ही पता चलता है मैग्नेटिक सबस्टांस वैसे सबस्टांस होंगे जो मैग्नेटिज्म का गुण धारण कर रहे होंगे अपने अंदर, जिसके अंदर मैग्नेटिक पावर होगा भाई, उसी को तो मैग्नेटिक सबस्टांस बोलेंगे। ऐसे थोड़े ना मेरे भाई लकड़ी को हम मैग्नेटिक सबस्टांस बोलते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बार मैंने एक इंट्रोडक्शन में सॉरी एक प्रोडकास्ट में मैंने देखा, तो मेरे भाई एच सी वर्मा सर बता रहे थे कि यार मतलब कि तुम बोलो मैग्नेटिक सबस्टांस के ना होते हुए फिर भी उसमें मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी ला दी। कैसे ग्रेफाइट में उन्होंने प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट करा, तो बोल रहे हैं कि भाई साहब वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बन गया। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ बता रहे थे। ठीक है, कौन, एच सी वर्मा सर। ठीक है, मेरे मतलब मैं बहुत थोड़ा सा आदर सत्कार करता हूँ उनका। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी बिहार से, वो भी बिहार से, भाई साहब बिहार वाले। ठीक है, चलो बढ़िया। तो मैं तुमको क्या बता रहा था भाई कि जो मैग्नेटिक सबस्टांस होता है ना वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो मेरे भाई पहला लिखो तुम डायामैग्नेटिक। ठीक है, लिखो मत, समझ लेना, डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। दूसरा होता है मेरे भाई पारामैग्नेटिक। ठीक है, पारा मैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, ज़्यादा ही छोटा नहीं लिख रखा मैं, देखो, डायामैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, दूसरा होता है पारा मैग्नेटिक सबस्टांस, मैग्नेटिक। ठीक है, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। तीन प्रकार के सबस्टांस है भाई तुम्हारे पास। ठीक है, डायामैग्नेटिक, दूसरा पारामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, तीन प्रकार के सबस्टांस होते हैं। ये डायामैग्नेटिक क्या है भाई, ये जो एक नंबर में जो डायामैग्नेटिक है वो आखिरकार है क्या, तो मेरे भाई डायामैग्नेटिक जो सबस्टांस है ना, डायामैग्नेटिक, देखो क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ, सुन लेना, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सवाल। ठीक है, डायामैग्नेटिक, पहली बात मेरे भाई डायामैग्नेटिक जो ये गुण होता है ना, सब मैग्नेटिक सबस्टांस का जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, ये तीनों का तीनों प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है,
तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है भाई, वो डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उस सारे के सारे मैग्नेटिक में पाया जाता है, ठीक है, सारे के सारे मटेरियल में पाया जाता है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो मान होता है ना, अभी ना मैंने बताया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है मेरे भाई, एक ऐसा गुण है जिससे किसी पदार्थ को कितना जल्दी क्या कर सकते हो तुम, चुंबकित कर सकते हो, ठीक है। चुंबकित करने की क्षमता ही को बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मेरे भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी वो बहुत लो होता है, ठीक है। यानी कि डायमैग्नेटिक का जो ससेप्टिबिलिटी होता है ना मेरे भाई, चाई का ही, ठीक है, साई, ये जो साई है, साई बहुत लो होता है, यानी लेस होता है, लेस। एंड तुम बोल सकते हो इसको निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव, ठीक है भाई, लेस और निगेटिव होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है ना भाई, रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर, ठीक है, रिलेटिव, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जो होता है ना, वो क्या होता है, म्यू आर, म्यू आर वो भी लेस देन किसके बराबर होता है, वन के, लेस देन वन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है मेरे भाई, मैग्नेटिक मोमेंट, तो तुम बोलोगे मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसका जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मोमेंट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से तुमने तीन सवाल क्लियर करा कि डायमैग्नेटिक में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। पहली बात, ससेप्टिबिलिटी लेस होता है, निगेटिव बोल सकते हो, रिलेटिव परमेबिलिटी स्मॉल, वन से छोटा होता है, एक से छोटा होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। समझ में आया मेरी बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ और तुमसे बोलूँ कि मेरे भाई ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, दूसरे नंबर पर जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तुमको दिख रहा है, वो क्या है भाई, वो कैसा गुण है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक के बारे में तुम क्या बता रहे हो। तो मेरे भाई मैं बताऊंगा पैरामैग्नेटिक के बारे में कि ये जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना, वीकली अट्रैक्ट, यानी कि वीकली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बाय मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि वीकली अट्रैक्ट बाई, ठीक है, वीकली, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट बाई, अट्रैक्ट बाई किसके तुम बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। डायमैग्नेटिक मेरे भाई होते नहीं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हल्के हल्के से होते हैं, ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होगा मेरे भाई बापू है, ठीक है। तो वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगा मेरे भाई, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तुम बोलोगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट जीरो के बराबर इसका नहीं होता भाई, जीरो नहीं होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट ट्रैवल यूनिफॉर्म। कहने का मतलब है मेरे भाई कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के उपस्थिति में ये एक यूनिफॉर्म मोशन करेगा, बारह मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या करेगा, छोड़ो छोड़ो इस प्रॉपर्टी को छोड़ो, प्रॉपर्टी नंबर इस पे आओ कि इसका जो जो ये जो है ना मेरे भाई, ये जो ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी मेरे भाई पैरामैग्नेटिक 1/T यानी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मेरे भाई ये सवाल बना था, ठीक है, इस सवाल बना था। अब देखो थोड़ा सा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है 1/टाइम टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और अगर टेम्परेचर घटा रहे हो तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी को क्यूरी और क्यूरीवाइस लॉ के बारे में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। हालांकि पहले ये सब चीज़ देख लो कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक के लिए वो टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दूसरा, मेरे को फेरोमैग्नेटिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ मैं तुमसे कि ये जो फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, फेरो मैग्नेटिक, ठीक है, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये कैसे तरीके के सब्सटेंस होते हैं, तो तुम बोलोगे ये इसके पास जो ना मेरे भाई, इसके पास जो है, जो तुम्हारे पास ये म्यू आर, ठीक है, म्यू आर जो बहुत बहुत बड़ा होता है वन से, ठीक है। अभी तक तो तुमने जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो पढ़ा था ना, ये अभी क्या है कि म्यू आर जो है बहुत बहुत बड़ा है, किससे, एक से, यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसका बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, एक से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है भाई, वो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है मेरे भाई, ससेप्टिबिलिटी हमेशा ही पॉजिटिव होता है, यानी प्लस होता है, पॉजिटिव, ठीक है।
समझ में आ रही है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। और मेरे भाई एक बात तुम्हें बता दूँ, ये 10⁻² डिग्री के आसपास के होता है, 10⁻² के बराबर होता है, ठीक है। इसके समथिंग समथिंग बराबर तो मैं नहीं बोलूँगा, इसके समथिंग समथिंग की बात करूँगा, ठीक है। पॉजिटिव होता है और 10⁻² के डिग्री के फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके लिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तुम बोलोगे स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? यानी कि फेरोमैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 10⁻² के घात के बराबर क्या होता है? 10⁻² के घात के बराबर होता है, पॉजिटिव होता है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, समझ में आया? ऐसे ऐसे होता है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये जो होता है ना भाई, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक बात तो मुझे अब थोड़ा सा कहाँ चलता हूँ मैं, क्यूरी टेम्परेचर पे। ये भाई क्यूरी टेम्परेचर क्या है? क्यूरी टेम्परेचर वास्तव में क्या है? अभी मैं इसी के बारे में बात करने वाला था, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। ये क्यूरी टेम्परेचर मेरे भाई वह टेम्परेचर होता है ना, एक क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे, इससे अगर तुम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तब क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक में चेंज कर जाता है। तो क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिससे ज़्यादा ताप देने पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किस में चेंज कर जाता है? पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक चेंज इनटू मेरे भाई किस में बोलोगे? फेरोमैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इससे ज़्यादा ताप दे देने पर, क्यूरी टेम्परेचर देने पर इसमें चेंज हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। अच्छा, तुम बोल, मैं कुछ क्या बोलूँ, तो कुछ सब्सटेंस है जैसे कि कुछ मेटल है, उसके लिए तुम्हारे पास उसको याद होना चाहिए क्यूरी टेम्परेचर। तो अगर मैं बोलूँ मेरे भाई आयरन जो होता है ना, आयरन आयरन ठीक है, आयरन, इसके लिए मेरे पास 770 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 770 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करूँ कि निकेल, निकेल के लिए तुम मेरे भाई याद रखो 350 या फिर 358 डिग्री कहीं कहीं तुमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, 350 या 358 डिग्री, ठीक है। ये है क्यूरी टेम्परेचर। आयरन के लिए तुम्हारे पास 770 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये निकेल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। मेरे भाई याद रखना, कहीं केल्विन में पूछ देगा तो उसमें 273 जोड़ना पड़ेगा अगर केल्विन में पूछे तब, ठीक है, ऐसे नहीं, जब केल्विन में पूछेगा तब, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, क्यूरी वाइस लॉ क्या होता है मेरे भाई? क्यूरी वाइस लॉ, क्यूरी वाइस लॉ, क्यूरी वाइस लॉ क्या है? क्यूरी वाइस लॉ, तो क्यूरी वाइस लॉ होता है मेरे भाई, क्यूरी वाइज लिख दिए यार, क्यूरी वाइज, ठीक है। अब भाई साहब नाम भी भयानक भयानक है, वाइज, ठीक है, वाइज लॉ, ठीक है, क्यूरी वाइज लॉ, ठीक है भाई। क्यूरी वाइज लॉ क्या है? तो क्या होता है ना कि क्यूरी वाइज लॉ फेरोमैग्नेटिक के लिए काम करता है। फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टेंस होता है ना, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, वो जो होता है मेरे भाई, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T- का TC के, ठीक है, समझ में आया? T- के TC के बराबर होता है, ठीक है। ये हो तुम्हारे पास क्यूरी वाइज लॉ, याद रखना भाई। सब समझ में आया मेरी बात? तो बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बार मुझे बता दो कि इतने सारे सवालों में तुमने अभी तक क्या क्या चीज़ सीख लिया भाई? ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने बता दिया, क्यूरी वाइज लॉ बता दिया, क्यूरी टेम्परेचर बता दिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बता दिया, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक के बारे में बताया, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे लिए चुंबकीय घटक के बारे में बताया, ठीक है। ये सारा एंगल ऑफ डिप के बारे में बताया, ये सब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब सारा का सारा मैंने बताया। तो मेरे भाई एक तरीके से अगर मैं देखूँ, थोड़ा सा अगर तुम इसका क्या बोलते हैं, PDF से भी रिवीजन कर लोगे ना भाई, ठीक है, PDF, तो तुम एक बात मुझे बताओ, PDF के लिए तुम क्या करोगे पता है? PDF के लिए क्या करोगे? देखो यार, ये क्या कर रहे हैं हम, PDF है यार, PDF के लिए तुम यूट्यूब के मेरे भाई, ठीक है, यूट्यूब के अबाउट में जाना, ठीक है, अबाउट में जाना, ठीक, अबाउट में जाने के बाद करना क्या तुम, ठीक है,
उसमें टेलीग्राम का आईडी होगा, वहाँ से तुम जाके सर्च करना, वहाँ तुमको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा, तुम उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर मेरे भाई पीडीएफ सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये सब काम करना पीडीएफ के लिए तुम, ठीक है? तो इतना चीज़ समझ में आ गया। चलो भाई, कैसा लगा आज का सेशन मेरे भाई? याद रखे भाई, ये भी जो मेरे भाई हैं, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक वाले, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक वाले लेटरल एंट्री वाले जितने भी मेरे भाई 2025 में एग्ज़ाम देंगे मई में, ठीक है मेरे भाई, अभी से लग के प्रिपरेशन कर दो वरना भुगतोगे। ठीक है, भुगतोगे भाई, बढ़िया से भुगतोगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करूँ मेरे भाई, ये जो नेवी वाले भाई साहब है ना, ये जो नेवी वाले भाई साहब है, ठीक है, ये जो नेवी वाले हैं, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड वाले भैया हैं हमारे, ठीक है, इन दोनों को लिए मैं स्पेशल नहीं बोलने वाला भाई, ठीक है, स्पेशल ना बोलने वाला मैं, ठीक है, इसीलिए तुम ध्यान देते रहो भाई, ठीक है, नेवी और आईसीजी वाले, क्योंकि मेरे भाई नेवी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, ठीक है, नेवी ने क्या कर दिया है, नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया है मेरे भाई, ठीक है, तो आईसीजी वाले और नेवी वाले, तो मेरे भाई एक बात याद रखना कि नोटिफिकेशन से पहले ही तुम कुछ कर लो, वरना ये तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई बस इतना ही आज के लिए, चलता हूँ अभी के लिए, बस इतना ही। कमेंट करके मुझे बताना कि क्लास कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ। जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।